सबने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे और ये भी सुना होगा कि हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है। ये कहना है इजरायली सेना का। आतंकी संगठन ने कहा कि गाजा पर ज़मीनी हमला हुआ तो हम भी जंग लड़ेंगे, मतलब हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में आ जाएगा और छोटे मोटे अटैक तो वो कर ही रहा है। इजराइल की सेना ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए चेतावनी भी दी है कि हिजबुल्लाह लेबनान को भी अपने साथ जंग में खींच रहा है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत कुछ है जो लेबनान को खोना पड़ेगा। लेबनानी नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर ज़मीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा। कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पर कार्रवाई तेज की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस टाइप की भाषणबाजी आजकल चल रही है। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ चुपचाप से बैठा हुआ है, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। वो पिछले बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर का एरिया भी खाली करा लिया गया है। इसके जवाब में इजराइल ने भी कई एयर स्ट्राइक्स की हैं। कासिम ने बताया कि शनिवार को इजरायली हमलों में उसके 6 लड़ाकों की मौत हो गई, 6 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह बोला, हम हर हालत से निपटने को तैयार हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के एक लड़ाके की मौत पर कासिम ने कहा कि हम इजराइल की सेना को कमज़ोर करके ये बताना चाहते हैं कि हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर हमले करके जंग का रुख बदलना चाह रहा है। इससे इजराइल की सेना लेबनान से हमले रोकने में व्यस्त है और गाजा पर ज़मीनी कार्रवाई अब तक शुरू भी नहीं हो पाई है। कासिम ने कहा कि अगर इजराइल को लगता है कि वो फ़लस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो वो गलत है। हम पहले से ही लड़ाई के केंद्र में हैं, मतलब हम जानते हैं कि कैसे इजराइल को काउंटर करना है। इस जंग से कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत कुछ सामान मिल रहा है ना। इजराइल हमास जंग के बीच लगातार इस बात की चिंता जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ईरान के समर्थन वाला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास हज़ारों रॉकेट्स हैं, मिसाइलें हैं और ड्रोन्स हैं। ऐसे में गाजा पर हमले से भड़का हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में जंग की शुरुआत कर सकता है। डिप्टी लीडर कासिम ने कहा कि हमसे जो भी अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि इजराइल गाजा पर हमले रोक दे ताकि जंग और बुरे परिणाम को समय रहते कंट्रोल किया जा सके। हाँ, ये तो बात सही है, परिणाम तो बुरे होने वाले हैं। इजरायली सेना बोली हिजबुल्लाह खतरनाक गेम खेल रहा है। वहीं इजराइल की सेना ने, है ना, प्रवक्ता जोनाथन कानरिकस के द्वारा ये कहा कि हिजबुल्लाह इस वक्त बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। वो हालात को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेबनान से रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। क्या लेबनान गाजा के आतंकियों के लिए अपने देश की शांति और समृद्धि को दांव पर लगाने की ये तैयार हो चुका है? कानरिकस ने कहा कि लेबनान के अधिकारियों को इस सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। लेबनान से हमले के बीच नॉर्थ इजराइल छोड़ रहे लोग जंग की वजह से अब तक साउथ इजराइल से लोग नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं। अब नॉर्थ से भी पलायन शुरू हो गया है। लेबनान से सटे शहर खाली हैं, लोगों को सरकार ने दूसरे शहरों के होटलों में रखा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने लेबनानी सीना के पास 20,000 से ज़्यादा आबादी वाले किरियत शमोन शहर को खाली करने का ऐलान कर दिया, मुनादी कर दी। इसके अलावा इजराइल सरकार लेबनान बॉर्डर पर 14 से और गांव खाली करवा रही है। सरकार ने ये फैसला हिजबुल्लाह के हमले के खतरे की वजह से किया है। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं। उसकी तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में काफ़ी ताकत रखता है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह लेबनान में ही रहते हैं। हिजबुल्लाह और हमास के बीच मीटिंग होती रहती है और हमास को ट्रेनिंग
एक्सपर्ट कौन बनाता है? हिजबुल्ला। ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में पहले ईरान, हिजबुल्ला और हमास सीरिया में मिले थे। नॉर्दर्न फ्रंट में हिजबुल्ला और इजराइल का हमेशा से तनाव रहा है। 2006 में इजराइल ने हिजबुल्ला को मिटाने के लिए चलाया था काफ़ी बड़ा ऑपरेशन। 2006 में ईरान समर्थित हिजबुल्ला संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। ज़मीन से हमले के लिए इजरायली सेना लेबनान में घुस गई और लेबनानियों को नेस्तनाबूद कर दिया। 34 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के कैंपस पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोली बरसाई थी। इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्ला के नेटवर्क को पूरी तरह तबाह कर दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। वो फिर सिर उठाने लगा है। उसे कड़ी टक्कर देने की ज़रूरत है, लेकिन ये युद्ध इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाला क्या है? ईरान। जय हिंद, जय भारत। सऊदी प्रिंस तुर्की अल फैसल ने हमास इजराइल पर निकराली भड़ास, मतलब उन्होंने भारत से कुछ सीखने के लिए कहा है और कहा है फ़लस्तीन को ये भी सलाह दी है कि इस जंग को वो एस्केलेट भी कर सकते थे, लेकिन शांति तरीके से भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी नहीं रखा। उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है और सऊदी अरब प्रिंस तुर्की अल फैसल की तरफ से इस पर बहुत बड़ा बयान दिया गया है। सऊदी प्रिंस ने कहा, जहां हमास पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की, हमला बोला, तो वहीं फ़लस्तीनियों को भारत से सीखने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक भीषण जंग जारी है। हजारों बच्चे मारे गए, हजारों बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है। अब भारत की भूमिका पर बात होने लगी है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। आम लोग कुछ भी कहें, लेकिन भारत की भूमिका इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी गई है। इस सब के बीच ही सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने मध्य पूर्व में मौजूदा हिंसा पर एक अहम भाषण हाल ही में दिया है। इस भाषण के दौरान उन्होंने असैन्य विद्रोह और अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस का जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में भारत का भी जिक्र किया है। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि भारत ने किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, नाक को चने चबा दिए, उनकी नींव हिला दी, और किसके बल पर, कैसे ख़त्म कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य को? केवल और केवल अहिंसा के बल पर। इस भाषण में उन्होंने नागरिकों पर हमला करने के लिए हमास और इजराइल दोनों की निंदा की, क्योंकि हुआ ये कि भारत ने तो शांतिपूर्वक ब्रिटिश राज का पतन किया, लेकिन प्रिंस तुर्की अल फैसल का कहना है हमास को ये हिंसा अपनाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी प्रिंस तुर्की अल फैसल काफ़ी मुखर रहे हैं, चिढ़ते हैं, उन्हें हमास की करतूतें सही नहीं लगती। आपको बता दें, किसी ज़माने में सऊदी इंटेलिजेंस के मुखिया भी रहे हैं प्रिंस तुर्की अल फैसल। उन्होंने कहा, सैन्य कब्जे वाले सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि बहुत ही आक्रामक तौर पर। मैं फ़लस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मतलब किसी भी टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। मैं असैन्य विद्रोह और अवज्ञा को प्राथमिकता देता हूँ, सिविल डिसओबीडियंस को। यही वह वजह है जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का पतन हो गया, नेस्तनाबूद हो गया, सोवियत संघ कई टुकड़ों में बट गया। मैं हमास और इजराइल की सरकार की कार्रवाइयों की काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, कोई राजनेता का फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी जनता का, किसी देश का भला नहीं हो रहा है, केवल सिर्फ पीड़ित हैं। पीड़ित बच्चे रोते बिलखते, कुछ लोग जिन्होंने, किसी ने आँख गुमा दी,
किसी के लिम्स नहीं है, हाथ पैर गवा दिए। तुर्की अल फैजल इस समय सऊदी अरब के सीनियर ऑफिसर भी हैं। हमास के हमले से मिला बहाना किसे किसे इजराइल को। उन्होंने ये बात अमेरिका के बेकर इंस्टीट्यूट्स में अपने संबोधन के दौरान कही है, जो पिछले हफ्ते उन्होंने दिया था, और ये बात पूरी वर्ल्ड में तैर रही है, वर्ल्ड की मीडिया और नेशनल मीडिया में तैर रही है। फैजल ने कहा कि मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ, और इस तरह का निशाना हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। इस्लाम कभी भी हिंसा को अग्रसर नहीं करता, हिंसा के बल पर कुछ नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इस्लाम युद्ध की स्थिति में भी निर्दोष नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाने पर रोक लगाता है। लेकिन हमास ने क्या किया? 200-250 लोगों को, इजरायली लोगों को मार दिया और 200 लोगों को बंधक बना दिया। अब उसी की यही जड़ है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। इजराइल चाहता है कि उसके 200 जो बंधक हैं, हॉस्टेज हैं, उन्हें रिलीज़ किया जाए। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये लड़ाई है। पूरी दुनिया इस मैटर पे कुछ बात नहीं कर रही है, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले ये तो बात करें। लेकिन इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं, और हमास क्या कर रहा है? अपने ही हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। सऊदी राजकुमार ने कहा कि हमास के हमले ने इजराइल की सेना को उच्च नैतिक आधार दे दिया है। हमास के हमले के बाद हालांकि इसे एक मत से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना था कि हमास के हमले ने इजरायली सेना को गाजा से नागरिकों को ख़त्म करने, उन पर बमबारी करने का भी बहाना दे दिया है। हमले में शांति प्रक्रिया पटरी से उतर चुकी है। फैजल का कहना था कि हमास की वजह से इजराइल फ़लस्तीन विवाद में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के सऊदी अरब के प्रयास को नुकसान पहुंचा है। सऊदी नेता का कहना था कि हमास का हमला बेवजह था, और उन्होंने पश्चिमी देशों की भी निंदा की। उन्होंने पूछा, इजराइल ने 3/4 सदी में फ़लस्तीनी लोगों के साथ जो किया है उसे ज़्यादा उकसावे की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना फ़लस्तीनियों को निशाना बनाकर मार रही है, नागरिकों को जेल में डाल रही है, और फ़लस्तीनी की ज़मीन पर कब्जा भी कर रही है। अब आप क्या सोचते हैं? इस स्पीच के मायने क्या हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? और आपको बताएं, प्रिंस तुर्की ने फ़लस्तीनियों द्वारा इजरायलियों को मारे जाने पर आंसू बहाने वाले पश्चिमी नेताओं की और राजनेताओं की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। फैजल की स्पष्ट भाषण को स्थिति पर सऊदी के नेतृत्व की सोच का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत माना जाता है। अब फिर कोई गलत कर रहा है तो आप उसे समझाओगे ही, बस अब वो इस समझाने का क्या अर्थ निकालता है आप खुद समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मालदीव्स के नए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के हर सैनिक को यहाँ से हट जाना चाहिए। मुद्दा क्या है कि आप जानते हैं, मैं इसी मुद्दे पर आपको बात बताने वाला हूँ। काफ़ी सेंसिटिव इशू है इंडिया के लिए, भारत के लिए। हमें मालदीव की ज़मीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए, ये कहना है मालदीव के नए राष्ट्रपति का। मैंने मालदीव के लोगों से ये वादा किया था कि मैं पहले दिन से ही अपने वादे को पूरा करूँगा। पिछले महीने मालदीव के नए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज़ू भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहें और कोई वक्त बर्बाद नहीं करें। और राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मोइज़ू नवंबर में पदभार संभालेंगे। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीबीसी से कहा कि वो कुछ दिन पहले भारत के राजदूत से मिले थे। मोइज़ू ने बताया कि मैंने उन्हें बहुत स्पष्ट कहा है कि मालदीव में तैनात प्रत्येक भारतीय सैनिक को यहाँ से हट जाना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है, और मोइज़ू की ये मांग भारत और मालदीव के बीच टेंशन पैदा कर सकती है। मोइज़ू ने जब चुनाव जीता था तब इसे भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा गया था, खासकर इसलिए भी क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने साल 2018 में
सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई थीं और भारत के साथ एक अच्छे रिलेशन कायम किए थे। मुइज़्ज़ू का समर्थन करने वाले गठबंधन ने इब्राहिम सोलेह की इंडिया फर्स्ट नीति को वजह बताया था और भारत और मालदीव के रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश की। ये भारत और मालदीव के रिश्ते सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अब खतरा बताया उस टाइम पर। अगर हम वहीं मुइज़्ज़ू की गठबंधन का चीन के साथ हो गए हैं, नज़दीकियाँ संबंधों का समर्थन करती हैं। चीन ने देखा कि चीन मालदीव के कंट्रोल में है, चीन ने मालदीव को कंट्रोल कर रखा है, संपर्क में है। मालदीव में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज और अनुदान के रूप में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किया गया है। आपको बता दें ये काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि भारत भी यहाँ अपने पैर जमाने की इच्छा रखता है। भारत ने भी मालदीव में विकास के लिए करीब 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। मालदीव हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत भी यहाँ अपने पैर जमाने की इच्छा रखता है और काफ़ी सारे पैसे उसने खर्च करे। अगर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा झटका होगा। भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। इन्हें लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था और मालदीव में इंडिया आउट का नारा देने वाले चुनावी गठबंधन ने इससे फ़ायदा उठाया। इसका भारत ने कहा था कि ये विमान राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने थे। लेकिन साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों के संचालन के लिए करीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद थे। इससे शक और गुस्सा पैदा हुआ और कई लोगों ने ये आशंका जाहिर की कि इन टोही विमानों को मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात करने का बहाना बनाया जा रहा है। मुइज़्ज़ू कहते हैं कि इन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, खासकर यदि भारत और चीन की सीमा पर कुछ तनाव बढ़ता है तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मालदीव इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में उलझने के लिए बहुत छोटा है, हम इसमें नहीं फंसेंगे, उलझेंगे। वहीं चुनावों से पहले बीबीसी से बात करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में आशंकाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि मालदीव में इस समय विदेश का कोई सैनिक तैनात नहीं है। जो भारतीय सैनिक यहाँ मौजूद हैं वो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की कमान में काम करते हैं। हालांकि मुइज़्ज़ू के लिए ये विवाद सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है, वो हाल के सालों में भारत के साथ हुए समझौतों की समीक्षा करना चाहते हैं, पुनः उन समझौतों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इन समझौतों में क्या है, यहाँ तक कि संसद में कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें भी नहीं पता इनमें क्या है, मैं पता लगाकर ही रहूँगा। विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि मुइज़्ज़ू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी कहा था कि हम द्विपक्षीय रिश्तों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि अपनी पारंपरिक दोस्ती और आगे बढ़ा सकें और व्यावहारिक सहयोग और गहरा कर सकें। मुइज़्ज़ू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ की है और कहा कि इस निवेश ने माले शहर का कायाकल्प कर दिया है और यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। हालांकि उन्होंने अपने आप को चीन समर्थक उम्मीदवार होने को खारिज कर दिया है कि वो चीन के समर्थक हैं। मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए मालदीव सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता सबसे पहले है। मैं ना किसी देश के साथ हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ। और आपको बताएं
कि हालांकि इस दावे के बावजूद उनके गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी है, जिन्होंने मालदीव को चीन के नज़दीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत और पश्चिमी देश यामीन की सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप की वजह से कर्ज देने के इच्छुक नहीं थे, तब वे चीन के पास गए थे। चीन ने बिना शर्त के पैसे दे दिए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।